हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11 के एक्सरसाइज 5D के कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 5D के जितने भी बेसिक्स होते हैं, बेसिक नॉलेज, कहने का मतलब कि पोलर फॉर्म क्या होता है, आर्गेंट प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, और उसके बाद पोलर फॉर्म को हम किस तरह से लिखते हैं, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ठीक इसके पहले आप देख लिए होंगे। और वैसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसे बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 और 12 सब्जेक्ट मैथ और बुक RS अग्रवाल और NCERT को शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5D के कुछ प्रॉब्लम को। तो हमने बताया था कि पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया था कि आपको दो तरह का प्रॉब्लम इसमें मिलता है। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, यानी कि या तो रियल एक्सिस पे या तो इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, और दूसरा जो होता है जो एक्सिस पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम जो पहला नंबर का प्रॉब्लम लिए हुए हैं एक्सरसाइज 5D का, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ही प्रॉब्लम को हम बताएंगे, क्योंकि सारा प्रॉब्लम लगभग एक ही तरह का है। एक प्रॉब्लम अगर आप बना लेते हैं तो अगला प्रॉब्लम आपको बनाने में दिक्कत निश्चित रूप से नहीं होगी, अगर आप पीछे वाले वीडियो को देखे हुए हैं तो यहाँ पर जैसा कि पहला नंबर है 4 में हम लिए हुए हैं 2i लिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि z हम लिखते हैं 0 प्लस 2i लिखते हैं। इसके बाद इसका पोलर फॉर्म क्या होता है, तो इसका पोलर फॉर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही लिखते हैं। और यहाँ पर r को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z लिख सकते हैं। तो मॉडुलस 0 प्लस 2i निकालिए आप। तो देखिए बच्चों, ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 ही हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। अब देखा जाए कि यह z जो है आपका 0 प्लस 2i है, और यह जो है किस पॉइंट को देता है, करस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट कौन सा पॉइंट देता है, 0 2 देता है, 0 और 2 है कि नहीं। तो 0 2, चूंकि हम लोग जान रहे हैं इस पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को लेके एक ऑर्डर पेयर बना लीजिए, और फिर उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दीजिए। यही कहते हुए आ रहे हैं, पिछले वीडियो में यही हम लोग पढ़े थे। अब ये जो है किस एक्सिस पे लाई, तो इस पॉइंट को, ये जो देख रहे हैं आप 0 2 को लोकेट कीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहाँ पे आता है, इस पे सोचिए, विचार कीजिए। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में 0 और 2, ये आपका 0 और 2 तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया भाई, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया। तो इसको लिखेंगे विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस पर यह लाइज करता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पे लाइज करे तो इसका जो है आर्गुमेंट π/2 होता है, इसका 0, इसका पाई और इसका -π/2 होता है। तो इसलिए थीटा का जो वैल्यू हो गया, कितना हो गया बच्चों, π/2 हो गया। अब यदि आप चाहें तो डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाय एक्स का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो। डायरेक्ट क्या कीजिए, tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स मॉड लगा के कर लीजिए। तो ये आपका y का वैल्यू जो है देख सकते हैं क्या है आपका 2 है। तो 2/0 मॉड लिए तो यह आपका क्या हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो याद कीजिए इन्फिनिटी, tan कितने का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो tan π/2 का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो आप आर्गुमेंट इस तरह से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अब पोलर फॉर्म में चलते हैं कि z को हम क्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए थीटा भी हमको पता चल गया और यहाँ r भी हमको मिल गया। अब इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो z इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, r का वैल्यू 2 हो गया, उसके बाद cos थीटा यानी कि cos π/2 लिखेंगे, फिर प्लस i sin
π/2 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आपका पोलर फॉर्म। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या दिया गया है कि -1 + √3i दिया गया है। z को लिए -1 + √3i ले लिए बच्चों हम। अब इसका पोलर फॉर्म लिख लीजिए। पोलर फॉर्म जो है z = r cos थीटा + i sin थीटा हमने लिख लिया। और जहां r जो है मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा, यानी कि -1 + √3i, तो यह स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये निकला 1 + 3 निकला, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का यानी कि हो गया यह 2 हो गया। अब क्या नियम है कि अब यहां पर ये डिसाइड कीजिए, अब हमको चलना है इसका आर्गूमेंट निकालने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर डिसाइड कीजिए कि ये किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए सबके लिए एक ही स्टेप यूज करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर z = -1 + √3i है ना, करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट क्या हो गया आपका -1 और √3, यही ना मिला। रियल आपका -1 है और इमेजिनरी आपका √3 है। अब ये जो पॉइंट मिला आपको पता लगाइए ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में है। तो पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में देखिए एक निगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है, तो वही कंडीशन है ये। तो यह जो है पॉइंट क्या लिख देंगे, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। अब इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए याद कीजिए हमने कहा था कि tan थीटा यानी कि tan अल्फा को आप इसमें निकालिए, जो कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का मॉडुलस हो जाएगा, यानी कि √3/-1 यह √3 आता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। नेग्लेक्ट कर देना है, प्लस और माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देना है। याद कीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ाया गया था, इसी तरह से हम लोग माइनस को नेग्लेक्ट करके एंगल निकाल लेते हैं। अब ये एंगल का क्या रूल है कि यह अल्फा आपका निकल गया 60 डिग्री। अब यहाँ पर याद कीजिए कि ये अल्फा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है तो अल्फा माइनस पाई, अब फोर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है तो माइनस अल्फा। तो यहाँ तो सेकेंड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेकेंड में जब एग्जिस्ट कर रहा है तो थीटा यानी कि इसके आर्गुमेंट का वैल्यू देखिए सेकेंड में क्या है, पाई माइनस अल्फा है, तो पाई माइनस अल्फा का वैल्यू जो निकला 60 डिग्री, तो π/3 होता है, तो π/3 कर दिए तो यह 2π/3 आ गया। तो 2π/3 हमारा यहाँ पर मिल जाता है, और यह 2π/3 को थीटा के जगह पे रख देंगे और r के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, 2 रख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर मैं लिख दे रहा हूं, यह 2 × cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक ये आंसर, दूसरा ये आंसर और तीसरा ये आंसर आपका बुक में दिया गया है। तो एक प्रॉब्लम आपको बता दिया गया, और ये चीज़ अगर आपको समझने में दिक्कत हुई ना, यहाँ ध्यान देंगे, ये चीज़ आपको अगर समझने में दिक्कत हुई तो निश्चित रूप से आप पिछले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है सभी नॉलेज जो है एक दूसरे से लिंक रहता है। अगर कहीं भी बीच में आप छोड़ दिए ना तो वही हाल हो जाता है कि सिक्कड़ में देखते हैं ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, कोई भी एक अगर टूट जाता है तो पूरा चैन आपका टूट जाता है। तो उसी तरह मैथ भी होता है ना। तो इसीलिए पिछले वीडियो को आप अवश्य देख लें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें से ही कुछ प्रॉब्लम आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।
तो 12 के पहले जो भी प्रॉब्लम है आपका, यानी कि 9, 10, 11, ये सारे प्रॉब्लम लगभग एक ही तरह से बनेंगे, एक ही वे से बनेंगे। इसमें खास क्या चीज़ होता है, ध्यान रखना है कि आर्गूमेंट निकालने में कि किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्गूमेंट का एंगल जो है क्या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया। तो 12 नंबर ऑलरेडी आपके समय बचाने के लिए हमने बनाया, तो सबको इसी तरह लिखना है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको जेड को लिखिए, फिर उसका पोलर फॉर्म लिख लीजिए। पोलर फॉर्म लिखने के बाद आर निकालिए। आर कैसे निकलता है, मॉडुलस ऑफ जेड लेके, तो मॉडुलस ऑफ जेड लेंगे तो इसका जो है स्क्वायर रूट, फिर इसका स्क्वायर रूट, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको 6 मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट, पहला आपका रियल और दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट, जो कि किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। याद कीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद प्लस और माइनस जो है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। तो वही कंडीशन है, पहला माइनस दूसरा प्लस है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, tan अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, नेग्लेक्टिंग ने साइंस। तो साइन को नेग्लेक्ट करने का मतलब कि मॉड हम ले लिए इसमें, मॉड लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो इसलिए अल्फा का वैल्यू हमारा निकल गया π/4। अब चूंकि यहाँ पर यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग अल्फा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, जैसा कि आप लोग यूज किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए, उसी तरह से यह अल्फा माइनस पाई यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसलिए थीटा जो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट का है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/4 आता है। और जब इसको आप पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, r के जगह पे 6 रख दीजिए और थीटा के जगह पे 3π/4 रख दीजिए, 3π/4 रख दीजिए। तो उम्मीद करें कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यह इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसमें सारे प्रॉब्लम आपको ही बनाना है। और इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 4-5 प्रॉब्लम लगभग एक ही तरह का है, आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो है 15, 14, 13, 14, 15, माफ़ करेंगे 13, 14, 15, 16 लगभग एक ही तरह का है। तो इसमें से 16 नंबर का प्रॉब्लम मैं उठा रहा हूँ आपके लिए। 16 नंबर में क्या है, 1 - 3i बाय 1 + 2i है। तो ये आपका है ये आपका 16 नंबर का प्रॉब्लम, 1 - 3i बाय 1 + 2i। तो क्या करना है इसको, तो सबसे पहले इसको a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, सबसे पहला काम यही करना है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - 2i बाय 1 - 2i। तो ये आपका हो गया 1 × 1 और 3i + 2i, ये हो जाएगा -5i और 3 दूना 6, तो माइनस ये प्लस 6i का स्क्वायर अब बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो यह आपका हो गया 1 - 5i - 6/5 हो गया। यहाँ -5 और फिर -5i अब बाय 5, अब 5 से अलग अलग दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यह -1 - i आ जाएगा। ये आपका निकल गया कॉम्प्लेक्स नंबर -1 - i निकल गया। अब इसका जो है पोलर फॉर्म लिखना है। याद कीजिए z के बाद जो पोलर फॉर्म लिखते थे वो z = r cos थीटा + i sin थीटा लिखते हैं।
और जहां आर का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ जेड करके निकालते हैं माइनस आई, तो यह हो गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल जाएगा √2 निकल जाएगा। बड़ी आसान। अब √2 निकल गया, यहाँ z जो है -1 और माइनस आई करस्पॉन्डिंग टू -1 तो -1 किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है बताइए। ये जो है यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये एग्जिस्ट किया। अब थीटा का अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो tan अल्फा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ -1 बाय -1, तो ये आपको देता है 1, यानी कि tan π/4। इसका मतलब अल्फा का जो वैल्यू हो गया यह π/4 हो गया। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, दूसरे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो पाई माइनस अल्फा, तीसरे में एग्जिस्ट कर रहा है तो अल्फा माइनस पाई, और चौथे में एग्जिस्ट कर रहा है तो माइनस अल्फा। ये हो जाएगा आर्गूमेंट इसका। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, चूंकि यह थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा माइनस पाई लिखेंगे, π/4 माइनस पाई लिखेंगे, तो -3π/4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 3π/4 आ जाएगा। अब -3π/4 थीटा भी मिल गया और यहाँ पर आपको देखिए आर भी मिल गया। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देख सकते हैं यही है हमारा पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म z इक्वल टू क्या लिखेंगे r, यानी कि r का वैल्यू √2 और फिर उसके बाद cos थीटा, तो cos -3π/4 लिखेंगे और प्लस आई साइन -3π/4। बस इतना लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। है ना बहुत इजी। मैं तो समझता हूँ कि बहुत इजी है बच्चों। अगर आप सारे प्रॉब्लम को बनाइए, ये मत सोचिए कि 1-2 को प्रॉब्लम बना लिए, प्रैक्टिस हो गया बस छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है, टोटल प्रॉब्लम को बनाना है। इसके बाद हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में भी क्या करना है, पहले सॉल्व कर देना है, उसको a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले हमको। अब देखिए a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट भी कितना आसानी से हट जाएगा। क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग पहले भी बहुत सारा सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + i है, 1 - i है, मल्टीप्लाई कीजिए 1 + i से 1 + i से, तो ऊपर पे तो स्पष्ट है 1 + i ही बच जाएगा, नीचे में 1 + 1 का स्क्वायर रूट बचेगा। क्या स्क्वायर रूट बचेगा? तो ये हो गया 1/√2 प्लस 1/√2i हो गया। अब इसका पोलर फॉर्म मान लेते हैं z इक्वल टू आपका है 1/√2 प्लस 1/√2i है। इसका पोलर फॉर्म सेम रूल है। पोलर फॉर्म लिखिए आप r cos थीटा प्लस i साइन थीटा लिख दीजिए, और r का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ z, कहने का मतलब 1/√2 प्लस 1/√2i कर दिए, तो यह 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये 1 आ जाएगा, पक्का ये 1 आ जाएगा। अब ये 1 हम निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या है कि यह जो z है आपका 1/√2 प्लस 1/√2i है ना, ये क्या पॉइंट देता है, करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट 1/√2 और जो कि किस क्वाड्रेंट में है, विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला ही क्वाड्रेंट में होगा ना, क्योंकि दोनों आपका यहाँ पे प्लस है। अब हमको tan अल्फा निकाल लेना है, तो tan अल्फा निकालना है 1/√2 बाय 1/√2, यानी कि इमेजिनरी पार्ट देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ z बाय रियल ऑफ z। पिछले वीडियो में हमने लिखा है इसको 1/√2 बाय 1/√2, ये दोनों कट के 1 हो गया, तो tan निकल गया, π/4 निकल गया।
चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू π/4। अब उसके बाद पोलर फॉर्म जो हो जाएगा, यह पोलर फॉर्म आप लिख सकते हैं R1 है, तो 1 इंटू कॉस, यह कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। बड़ी आसान है, बड़ी हल्लू सब प्रॉब्लम है बच्चों, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से सारा प्रॉब्लम बनाइएगा, एक भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में देखिए, देख के ही समझ में आता है कि ये लगता है कि कोई बुड़बक आदमी सेट कर दिया था इसको। इतना हल्का प्रॉब्लम जो दे दिया है हम लोग के और आप लोग के स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन दे दिया है। अगर हो सकता है कि एग्जामिनेशन में भी इसी तरह का प्रॉब्लम दे दे, 11 के क्लास का फाइनल जो एग्ज़ाम होगा इसी तरह का प्रॉब्लम दे दे, भगवान से मनाइए। अब देखिए कितना हल्का है ये। 22 नंबर में क्या किया, आई पर पावर 25 दे दिया और फिर उस पर पावर 3 दे दिया। इसको तो हम लोग शुरुए से बनाते आ रहे हैं, जब से कम्प्लेक्स नंबर में जन्म लिए हैं तब से बना रहे हैं। तो इसको आई को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, और इस पे पावर 3 हो गया, तो आई पर पावर 4 पर पावर 6, ओहो सॉरी 4 छके 24, 6 के 24, ठीक है, इंटू आई पर पावर 1 और इस पे पावर जो है आपका 3, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब बच गया सिर्फ आई पर पावर क्या हो गया, 3 हो गया, तो यह माइनस आई आ जाएगा। चूंकि आई स्क्वायर, ये क्या लिखेंगे देख लीजिए, आई का स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, आई का स्क्वायर -1 होता है इंटू आई, तो यह आपका माइनस आई निकल गया। इसको देखते ही समझ में आ गया कि z इक्वल टू 0 माइनस आई अगर लिखेंगे तो इसका पोलर फॉर्म जो है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा तो लिखेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। r का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ z निकालेंगे तो वह 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो यह 1 ही हो जाएगा। अब जो यह z है क्या है, 0 माइनस आई, ये करस्पॉन्डिंग टू 0 माइनस 1 के है, और ये आपका किस एक्सिस पर लाइज करता है इसको बताइए। तो 0 माइनस 1 ये जो है आपका y एक्सिस पर बिलो x एक्सिस के नीचे y एक्सिस पर है। तो बिलो अगर हो x एक्सिस पे डिपेंड करे तो यहाँ पर आर्गूमेंट -π/2 होता है, यहाँ पर आर्गूमेंट 2 होता है, ये पाई होता है, ये 0 होता है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू -π/2 लिख दीजिए, -π/2। अब इसका पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, z इक्वल टू, ये निकला है 1, तो 1 को लिखें अथवा ना लिखें, cos -π/2 लिख दीजिए और प्लस आई साइन -π/2 लिख दीजिए और इसको छोड़ दीजिए यही आंसर करके। तो उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोग ठीक तरह से समझ रहे होंगे। 22 के बाद, तो इसके बाद बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आगे का 23। तो 23 में जैसा कि देख रहे हैं कि यह 1 माइनस आयोटा यानी आई बाय कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3 है। तो π/3 का मतलब क्या होता है, 180/3 यानी कि 60 डिग्री होता है। तो यह 1 माइनस आयोटा आई या कॉस π/3 यानी कॉस 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसको जब हम लोग इतना लिख सकते हैं, अब यहाँ पर 1 माइनस आई और यह 2 जो एलसीएम लेंगे आप यहाँ पर 2, तो 1 प्लस आई √3 होगा, यह 2 जो है यहाँ ऊपर पे आ जाएगा आपका। तो अब जो है क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस आई √3 इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हमको 2, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह 1 हो गया आपका,
आई इंटू आई रूट थ्री, तो यह प्लस आई स्क्वायर रूट थ्री मिलेगा। अब फिर यहाँ पर बच्चों ध्यान से आप लोग कर लेंगे, आई को जब कॉमन लेंगे तो यह आपका 1 प्लस रूट थ्री मिल जाएगा। अब बाय 1 का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से चूंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 माइनस रूट थ्री माइनस आई 1 प्लस रूट थ्री, अब बाय क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। और इसके पहले एक चीज छूट रहा है वो आपका 2 है, ये 2 आपका छूट रहा था। अब ये 2 से 2 टाइम्स में यह कट जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि z का जो वैल्यू आपको मिला यह 1 माइनस रूट थ्री बाय 2 माइनस आई 1 प्लस रूट थ्री बाय 2, ये आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में मिल गया हमको। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि रूट थ्री का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, और इसका जो वैल्यू है आपका यह निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसको डिसाइड हम इससे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट थ्री का वैल्यू 1.732 रखते हैं, तो 1 माइनस 1.732 करेंगे तो यह निगेटिव आपका आ जाएगा। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए माइनस कॉमन लेकर रूट थ्री -1/2 भी लिख सकते हैं, और यह आई और रूट थ्री प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम जान रहे हैं कि यह जो आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट जो है किस में आएगा, ऑलवेज निगेटिव में आएगा। और ये निगेटिव को बाहर इसलिए कर दिए ताकि हमको यहाँ दिक्कत नहीं हो कि यह किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसको देख के हम समझ गए कि रियल पार्ट भी निगेटिव में है, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव में है, निश्चित रूप से यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो क्या हो गया आपका, यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि यह z तो हमको मिल गया, तो z निकालने के बाद हमको मॉडुलस ऑफ z यानी कि r निकाल लेना है। तो मॉडुलस ऑफ z निकालने के लिए देखिए रूट थ्री माइनस 1 पर बाय 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, यहाँ का भी माइनस प्लस में ही हो जाएगा, रूट थ्री बाय प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर आपको मिलता है 3 + 1 - 2 रूट थ्री बाय 4 प्लस 3 + 1 प्लस 2 रूट थ्री बाय 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 इसका एलसीएम हो जाता है, तो 4 - 2 रूट थ्री प्लस 4 + 2 रूट थ्री, इसका स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर 8/4 आता है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो अतः यहाँ पर r का जो वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। अब इसमें हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है, और हम जान रहे हैं कि यह थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो tan अल्फा = मॉड ऑफ रूट थ्री प्लस 1/2, रूट थ्री प्लस 1/2, और यहाँ हो गया आपका रूट थ्री माइनस 1/2। हालांकि दोनों आपका यह निगेटिव में होगा, और निगेटिव में होने के बावजूद ये दोनों कट जाता है, तो यह बचता है आपका रूट थ्री प्लस 1, और यह रूट थ्री माइनस 1। और इसको हम लोग मॉड से फ्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे सर आप डायरेक्ट फ्री कैसे कर लिए मॉड से? तो मॉड से फ्री करने का कारण यही है कि ऊपर वाले वैल्यू को भी देखिए पॉजिटिव है, और नीचे वाले वैल्यू को भी देख सकते हैं क्या है आपका पॉजिटिव ही है, क्योंकि रूट थ्री का जो वैल्यू है वह 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर 1.732 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा यह पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब हमको कोशिश करना है कि इस अल्फ़ा का वैल्यू निकालें। तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए हालांकि आप देख सकते हैं इसका वैल्यू निकालेंगे ना आप, tan 75 डिग्री को जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा।
इस तरह से इसका जो वैल्यू हो गया 1075 डिग्री। 1075 को कैसे निकालेंगे, 1040 प्लस 60 कर देंगे तो 1075 हो जाएगा। उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू प्राप्त होगा। ये आप सॉल्व करके खुद देख सकते हैं। अब यहाँ पर 1075 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 12 लिख सकते हैं। चूँकि 75 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से तो यह आपका 5 पाई बाय 12 आ जाएगा। इसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं हम। ये देख सकते हैं कि यह चूँकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 5 पाई बाय 12 माइनस पाई हो जाएगा, जिसको हम लोग 7 पाई बाय 12 लिख सकते हैं। इसलिए z का जो वैल्यू हो जाएगा यह आपका हो जाएगा √2 इंटू कॉस माइनस 7 पाई बाय 12 प्लस आई साइन माइनस 7 पाई बाय 12, ये हो जाता है। अब इसको आप √2 कॉस में माइनस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 पाई बाय 12 ही रह जाएगा। लेकिन इसका माइनस जब बाहर आएगा तो इसको माइनस कर देगा, जो कि साइन पाई बाय 12 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद लास्ट 24 नंबर क्वेश्चन देख ही लीजिए। यह आपका साइन 120 प्लस आई साइन कितना है, कॉस 120 है। अब इसको जो है साइन क्या लिख सकते हैं आप, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, प्लस आई कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। कॉस 90 प्लस 30 जो होता है, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 होता है। इसके बाद कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपका पोलर फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है 24 नंबर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ यह हमारा एक्सरसाइज 5D भी समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।